पास कर रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, जो कि आपका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में आता है। और ज्यामिति में कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण, ठीक है। अब काफी सारे कंसेप्ट तो पढ़ लिया। एक बार मैं आपको क्लास के रूल बता दूं कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। क्लास में आपको अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। डेफिनेटली कोई भी डाउट हो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकते हो। क्लास के एंड में अपना कैमरा ऑन करा के पूरा सॉल्यूशन या फिर अपने नोट्स को चेक करवा सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज, क्लास के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। अब पोल में आंसर करने के लिए जो भी आपके आंसर है, उस आंसर को सॉल्व करने के बाद अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा। मान लो आपका आंसर अगर बी है तो मैं कॉपी पर बी लिखूंगा। उसके बाद क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। सबसे दाएं तरफ आपको दिखेगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा जहां पर आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव। यहाँ क्लिक करने के बाद इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर क्या है? आपने बोला सर हमने कॉपी पर बी लिखा है, मेरा आंसर बी है। तो बी वाले सर्कल पर, इस सर्कल पर क्लिक करोगे तो ये वोट ब्लू कलर का होगा। और फाइनली यहाँ पर क्लिक करने के बाद वोटेड लिखा हुआ था, इसका मतलब समझना कि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो वोटेड लिखा हुआ था, इसका मतलब आपने सबमिट कर चुका है आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लोग आंसर कीजिएगा। जितना ज्यादा आंसर दोगे उतनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी। 2 चीज आपको हमेशा ट्राई करना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछूं सभी का आंसर करिए। सेकंड, ज्यादा से ज्यादा आप आंसर सही करो, ठीक है। अगर कोई गलतियां होंगी तो मैं उसको समझा ही दूंगा, ठीक है। जितना ज्यादा सही आंसर करोगे उतनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। हमने देखा था कोण उनके मेजरमेंट के आधार पर, मापों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हो सर टोटल 6 प्रकार के होते हैं। उनके नाम होते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, समकोण यानी राइट एंगल, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण यानी फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। रिजु कोण का एक और नाम बताया था सरल कोण, ठीक है। सरल कोण ध्यान रखिएगा, सरल रेखा पर बनती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं समकोण से। आप बोलोगे सर समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है? तो ऐसा कोण मुझे बताओगे मान, राइट एंगल का मान कितना होता है, माइक ऑन करके या फिर चैट में, जैसे भी आपको सही लगे। तो ऐसा कोण जिसका मान कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री, वेरी गुड। तो आप बोलो सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम समकोण कह देंगे। फिगर कैसा बनेगा, फिगर को भी ध्यान रखिएगा। आप कुछ बनाओगे बिल्कुल इस तरीके का फिगर। और इसमें कोई चिन्ह बताया था क्या? अगर कभी भी 2 लाइन के बीच ये वाला चिन्ह है, ये सिंपल सिंबल याद रखिएगा, चिन्ह याद रखिएगा। अगर ऐसा साइन बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, और इसको कहेंगे सर समकोण बन रहा है। फिगर को आपको घुमा करके ही बनाया जा सकता है। फिगर में ऐसे बना दूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा दूं, ऐसा एक चिन्ह लगा दूं, तो इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये सिंबल ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सिंबल बनेगा, ऐसा चिन्ह बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक है। आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद न्यून कोण क्या होता है? आप कहोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम, बताइए। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम हो जिसका मान, उसको कहेंगे सर न्यून कोण, ठीक है। फिगर कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसको ऐसा समझ लीजिए, अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है। अगर मैं एक लाइन खड़ी बना दूं इसके ऊपर, तो 90 आप बोलो से सर अभी तो ज्यादा सब, और 180 से कम अधिक कोण। हाँ वो अधिक कोण होगा ना। अभी न्यून कोण की बातें कर रहे हैं, तो न्यून कोण क्या होगा? अभी ऐसे फिगर में आप बोलोगे सर समकोण बन रहा है, तो इसको मैं इधर झुका दूं तो ये सारे कोण क्या दिख रहे हैं? 90 से कम दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है। उदाहरण के तौर पर काफी सारे लिख सकते हो सर, 20 डिग्री लिख दिया, 25 डिग्री लिख दिया, मैं लिख दूं 45 डिग्री, मैं लिख दूं 60 डिग्री। ये सारे के सारे क्या है? न्यून कोण है, 90 से कम है, ठीक है। अधिक कोण जैसा अभी महेंद्र ने बताया, सर क्या बोला हमने? सर 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो अधिक कोण क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? सर ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, इसको हम क्या कहेंगे? इसके बीच वाले सारे मान अधिक कोण कहलाएंगे। 90 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप फिगर कुछ ऐसा बनाओगे तो अब सर ऐसा फिगर दिखता है हमारा अधिक कोण का। फिगर को भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फिगर देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कोण कैसा बन रहा होगा, मतलब नाम बताइए इस कोण का, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बनेंगे अधिक कोण बनेगा। उदाहरण के तौर पर 91 डिग्री लिख दिया, मैं लिख दूं 120 डिग्री, मैं लिख दूं 179 डिग्री, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। चलो रिजु कोण का मान मुझे बताइए।
रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल? एनीवन? ये भूल गए क्या? देखो रिजु कोण को कह सकते हो सर, नाम क्या है? स्ट्रेट एंगल। हाँ बिल्कुल सही। तो स्ट्रेट एंगल यानी फिर सरल कोण भी बताया था। तो रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कैसा बनता है? एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया और इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में दूसरा लाइन बना दिया या दूसरी किरण बना दी, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है बिल्कुल एक सीधी रेखा पर बन रही है। तो आप बोलो सर यहाँ पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो इस फिगर को भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोण 180 डिग्री का बनेगा और इसको हम सरल कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री के कोण को आप स्ट्रेट एंगल कहोगे, सीधी रेखा पर बनती है। ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? आप कह सकते हो ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज्यादा हो जाए। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 360 डिग्री से कम रहे। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बनेंगे, इसके बीच के सारे मान, वो सारे मान क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। फिगर कैसा दिखेगा? आप कह सकते हो सर ऐसा कुछ फिगर आपने बताया था कि यहाँ पर जो कोण बनेगा उल्टा दिशा में इस तरफ। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है, आप कहोगे सर ये सारे कोण बनते हैं प्रतिवर्ती कोण। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं 181 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ 200 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ 330 डिग्री। तो ये सारे क्या है? 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो कहेंगे सर ये सारे प्रतिवर्ती कोण। और संपूर्ण कोण का मान बताइए जल्दी से। 360 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री का बराबर है, तो उसको संपूर्ण कोण कह देंगे, फुल एंगल कह देंगे। फिगर कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर मैं एक लाइन बना दूं और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी बना दूं बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल बना के पूछूं कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो कोण बन रहा है 360 डिग्री का कोण बन रहा है और इसका नाम है संपूर्ण कोण। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो दो चीज, मान तो ध्यान रखोगे ही, याद रखोगे ही, फिगर को भी ध्यान रखेगा, आकृति को ध्यान रखेगा, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ आकृति दिया रहेगा, आ, मान नहीं दिया रहेगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन से कोण बन रहे होंगे। उदाहरण के लिए आपको मान लो एक ऐसा फिगर दे दिया गया और आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताइए कि कौन सा कोण बन रहा है। ठीक है, मतलब आपसे मान नहीं पूछा गया है, बस आपको इस कोण का नाम बता देना है कि यहाँ पर कोण कैसा बन रहा होगा। अधिक कोण, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, आप कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे बताइए जल्दी से, चैट में लिख के बता दो। अभी चैट में ही आंसर करना है, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण दिख और रहा है आपको? इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा फिगर में लग रहा है? देखो यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, अधिक कोण। तो आपको दिख रहा है सर ये वाले फिगर से मिलता जुलता दिख रहा है, अधिक कोण से, है ना? तो आप बोलो सर ये वाला फिगर जो है, यहाँ पर जो भी मान होगा वो 90 डिग्री से तो ज्यादा रहा होगा और 180 डिग्री से कम रहा होगा, मतलब इसके बीच में कौन रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा अधिक कोण बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फिगर को भी थोड़ा ध्यान से देखिए। कई बार आपसे मान नहीं देकर सीधे आपको नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फिगर को भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा कोण कैसा बनता है। क्लियर? इतना समझ में आया? सभी लोग बताइए, फिर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछता हूँ। यस या नो? ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूँ। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चैट आपका बंद रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है। देखो कॉलम नंबर ए में आपको कुछ कोण के मान दिए गए, वैल्यू दिए गए। ठीक है, कॉलम नंबर बी में कुछ कोणों के नाम दिए गए। तो आप देखिए कोण 60 डिग्री जो है वो कैसा कोण है? रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण या न्यून कोण? तो यहाँ पर लिखोगे एक, यहाँ पर लिखोगे दो, यहाँ पर लिखिए तीन अपने कॉपी पर और लिख दीजिए चार। चार कोण है। तो पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है, तीसरा का, चौथा का, मतलब अगर 60 डिग्री कौन सा है, ए बी सी या डी, 90 डिग्री कौन सा है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो इसको मिलाइए। उसके बाद ऑप्शन को चेक करिए कि कहाँ पर है। जैसा आपका अगर आया 1 का बी, तो आप देखो 1 का बी कहाँ पर है, यहाँ पे 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, है ना, कुछ इस तरीके से। अब देखिए 1 का कौन सा होगा ये आपको डिसाइड करना है, कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही मैचिंग किया गया है। ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। हड़बड़ी मत करना, इसमें हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन को चेक करना पड़े। पहले देखो 60 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, ए बी सी या डी। फिर 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, ए बी सी या डी। 180 डिग्री को क्या बोलोगे और 270 डिग्री को क्या बोलोगे?
इसमें हो सकता है कि आपको एक से अधिक ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए में बोला गया 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। इसी तरीके से ऑप्शन बी में 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। ठीक है, ऑप्शन सी में 1 का ए कुछ इस तरीके से मैचिंग किया गया है। अभी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो बैठे मत रहिएगा, बिल्कुल ट्राई करते रहो। ये पोल का जो समय है, बिल्कुल मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उसको ट्राई करो, आंसर करिए। ठीक है, 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड्स। लास्ट 20 सेकंड है, ट्राई करिए आंसर करने के लिए। जो भी आपको आंसर लगता है ट्राई करो, आपका आंसर सही हो। अगर गलती होगा तो मैं आपको करवाऊंगा इसको। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। लास्ट 15 सेकंड्स। अभी भी 3-4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि समय और चाहिए, माइक ऑन करके बताओ। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा, किसी का पोल नहीं आता, हिना आप आंसर कीजिए, या बाकी बच्चे जिनका भी पोल नहीं आता आप आंसर करिए चैट में। चैट आपका ऑन है। चलिए तो आंसर यहाँ पर आ गए हैं कुछ बच्चों के चैट में। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे। सर अगर मैं इसको मिलाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? 60 डिग्री कैसा है? 90 डिग्री से कम है, तो इसको कहेंगे सर ये न्यून कोण है, यानी ऑप्शन डी से जाएगा। ये डी के साथ मिलेगा, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, यानी इसको हम समकोण कहते हैं, तो ऑप्शन सी से मिल जाएगा। ये सी से मिल जाएगा कॉलम 2 में, बी में। 180 डिग्री कैसा है? 180 डिग्री सरल कोण है, सरल रेखा पर बनती है। इसको एक और नाम दिया था रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा ए से मिलेगा। ठीक है, रिजु कोण हो जाएगा। और 270 डिग्री कैसा है? 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहेंगे? 180 से ज्यादा, 360 से कम, तो ऐसे मान को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो आपको हो गया सर रिफ्लेक्स एंगल है। इसका मतलब आप अगर देखिए तो आपको दिख रहा है सर 1 का जो हमने मिलाया है वो डी के साथ मिलाया है, 1 का डी। 90 डिग्री को मिलाया है समकोण के साथ यानी सी के साथ, तो आप बोलोगे सर 2 का सी। 180 डिग्री को मिलाया ए के साथ यानी रिजु कोण के साथ, 3 का ए। और 270 डिग्री को मिलाया हमने प्रतिवर्ती कोण यानी बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। तो 1 का डी कहां पर है? ऑप्शन को देखिए। तो 1 का डी ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही। 2 का सी, 2 का सी है क्या? 2 का सी गलत लिखा है यहाँ पे, 2 का ए है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए पूरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, एक अगर गलत है तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो 2 को देखिए, बी को देखिए। तो 1 का डी है, बिल्कुल सही है। 2 का सी आपने बोला, यहाँ पर भी है 2 का सी। ठीक है, 3 का आपने ए बोला, यहाँ पर भी है 3 का ए, बिल्कुल सही है। 4 का बी आपने बोला, यहाँ ऑप्शन पर भी बी 4 सर। का बी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में सारे ही चारों सही है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? बताइए, जिन बच्चों का डाउट था, कुछ हड़बड़ी की या फिर कोई भी अगर डाउट हो तो बता दीजिए। ऑप्शन सी को भी आप चेक कर सकते हो बिल्कुल। तो ऑप्शन सी में 1 का ए लिखा गया, जो यहीं पर गलत दिख रहा है, जबकि हमारा तो 1 का डी आया था, तो ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन डी को देखिएगा, तो ऑप्शन डी में 1 का तो डी है लेकिन 2 का बी लिख दिया गया, जबकि आपका 2 का सी आ रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सारे गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बताइए, क्लियर है सभी का? तो वाई लिख के बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। कोनों पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको इतने सारे कोनों के नाम पूछ लिए गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका, अगर आपने मैसेज देखा होगा, तो आज है टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखाओं के प्रकार, उनके स्थितियों के आधार पर, रेखा के पोजीशन के आधार पर। रेखा 3 तरह के हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर पैरेलल होगा, या फिर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, या समांतर होगा, या लंबवत होगा। तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग देखते हैं, पहले इंटरसेक्टिंग देखते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा देखते हैं। प्रतिच्छेदी क्या है? नाम से ही क्लियर है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो ऐसा लाइन, सीधे आप ध्यान रखना सिंपल लैंग्वेज में, कि ऐसा लाइन अगर एक दूसरे को काटते हुए गुजरे तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो अगर एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, दूसरा लाइन मैंने ऐसे बनाया, और इसका नाम दे दिया मान लो ए बी, नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम दे दिया पी क्यू, तो आप कह सकते हो सर ए बी और पी क्यू क्या है? एक दूसरे को काटते हुए जा रही है, तो हम ए बी और पी क्यू को क्या बोलेंगे?
सर ए बी और पी क्यू कैसा लाइन है, तो ए बी और पी क्यू को बोलोगे सर ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है सर, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को काटते हुए जाएगा उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कह देंगे या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान देना आपको, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है, इस नाम को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे सर, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हो, या फिर अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो सर, ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखिए। अब इसके बारे में आप क्या बोलोगे, मान लो इसका नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो लाइन पी क्यू पर भी स्थित है और लाइन ए बी पर भी स्थित है। हम कह सकते हैं क्या कि वो जो पॉइंट है सर, ये जो बिंदु है लाइन ए बी पर भी स्थित है और लाइन पी क्यू पर भी स्थित है। देखिए इस पॉइंट को आप कह सकते हो सर, हमने देखा पॉइंट ओ को, तो ये पी क्यू जब खींचा उसके ऊपर से भी गया। ठीक है, अगर मैंने ए बी को खींचा तो ए बी भी पॉइंट क्यू से गुजर रहा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट ओ कैसा है, तो इसको आप कह सकते हो सर एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट ओ कैसा है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कहने का मतलब आपको पता है, कॉमन फैक्टर आपको बताया था उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, बिल्कुल, जब भी एक दूसरे को काटेगा तो एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जो दोनों लाइन पर स्थित है। देखो यहाँ पर भी आप कह सकते हो सर, ये वाला जो लाइन पॉइंट है ए, ये L1 और L2 दोनों पर स्थित है। क्लियर है, तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा को, समझिएगा, अगर दो लाइन में एक कॉमन पॉइंट मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया कि अगर एक पॉइंट कॉमन मिलेगा तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कह देंगे। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है, आप कह सकते हो यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब सर एक कॉमन पॉइंट मिल जाए, कॉमन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों ही रेखा पर स्थित है, तो ऐसे रेखा को आप प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहोगे। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर जहां पर लाइन L1 और L2 एक दूसरे को काटे उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। और इन दोनों लाइन को L1 और L2 को क्या कहेंगे, L1 और L2 को प्रतिच्छेदी रेखा कह देंगे। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो सर, एक्स जो हम लोग लिखते हैं कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है दोनों, है ना, समझ में, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। क्लियर, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, सिंपल है, एक दूसरे को काटते हुए लाइन जब भी ऐसा बना दोगे किसी भी तरीके से आप बना दीजिए तो एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो काटने वाली रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर फिगर अगर मैं देखना चाहूँ, डेली लाइफ में एग्जाम्पल अगर देखें अपने आसपास के जीवन में, हम एक दूसरे को काटते हुए उदाहरण कहाँ पर देखते हैं, तो आप कह सकते हो सर कैंची में हम देखते हैं, कैंची के दो जो आर्म्स है या फिर दो लेग्स जो हैं, ये आप कह सकते हो सर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, एक ऐसा गया एक ऐसा गया, एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, तो हम कहेंगे सर ये कैसा है, एक दूसरे को काट रही है या फिर प्रतिच्छेदी है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरीके से टेबल का जो लेग्स है, टेबल का जो लेग है आपका, ये दोनों लेग्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है, एक एक के ऊपर एक जा रही है, तो आपको सर ये कैसे है, प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। कौन सा बिंदु, इस वाले पॉइंट को, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, उसी तरीके से कोई सड़क में ले रहा हूं, एक सड़क जो एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, एक से ऊपर दो, जैसे चौराहा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक सड़क कुछ ऐसा गया सर, और दूसरा सड़क अगर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों सड़क को क्या कहेंगे सर, ये दोनों सड़क एक दूसरे को काटते हुए जा रही है। ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो क्रॉस कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो डेली लाइफ में एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर आप ये सारी चीज ले सकते हो, काफी उदाहरण आप देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है, बताइए, काफी सारे और भी उदाहरण आप ले सकते हो इससे मिलता जुलता अपने जीवन में। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। अब जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो बहुत ही सरल लगेगा आप लोगों को, बहुत ही आसान लगेगा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मुझे बताइए, अगर मैं दो लाइन का नाम दे दूं ए बी
और नाम दे दिया एक्स वाई। मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को काट रही हैं क्या, प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या, आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल बोलोगे बिल्कुल सर एक दूसरे को काट रही है, तो साफ दिख रहा है यस, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन भी दिख रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है, ये वाला एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों पर लाई कर रहा है, एक्स वाई पर भी और ए वाई पर भी। अब मुझे बताइए अगर मैं एक ऐसा फिगर बना दूं, ठीक है, हाँ इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं वो ले दिया। अब देखो अगर मैंने लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू, इसका नाम दे दिया पी क्यू, और एक लाइन और बनाया मैंने कुछ ऐसा, इसका नाम दे दिया मैंने एम एन। और आपसे अब मैं आपसे पूछूं कि एम एन और पी क्यू प्रतिच्छेदी है या नहीं, इंटरसेक्टिंग है या नहीं, आप क्या बोलोगे? पी क्यू और एम एन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? यस सर। तो समीर कह रहा है है यस, सर। बाकी नितिन कह रहा नहीं। ठीक है देखते हैं, नितिन कह रहे नहीं। देखो रेखा का मतलब क्या, चलिए अभी मैं समझा रहा हूँ। रेखा का मतलब क्या, लाइन का मतलब क्या, आप बोलो सर रेखा कभी भी एंड नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती, कभी अंत, रेखा का कभी अंत नहीं होता। अगर रेखा का कभी अंत नहीं होता, इसका मतलब इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो ना, इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो आपने ये पढ़ा था कि सर रेखा जो होता है, लाइन जो होता है, उसका कोई एंड नहीं होता, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एम एन को बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको पता सर ऐसा तो नहीं है कि एम यहाँ पर खत्म हो रही होगी, एम को तो हम बढ़ा सकते हैं, तो एम को आप अनंत तक अगर आप बढ़ाओगे तो क्या दिखेगा, एम को जैसे ही मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया सर, आगे जाकर वो पीक्यू को काट देगी, ठीक है, तो पीक्यू को काट दिया तो हम क्या कहेंगे सर, पीक्यू और एमएन भी, पीक्यू और एमएन के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है, आगे जाकर काट रही है, बढ़ाने पर काट रही है, तो ये दोनों भी प्रतिच्छेदी रेखा ही होंगी, ठीक है, तो ये दोनों को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। भले ही हमें दिख रहा था कि वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, लेकिन बढ़ाने पर तो काटा ना। और रेखा आपको पता है कि सर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो अनंत तक बढ़ाएंगे, तो ए बी पी क्यू और एम एन भी क्या था, प्रतिच्छेदी रेखा थी। क्लियर, समझ में आया? तो बढ़ा करके भी चेक कर लेंगे, ठीक है, उसको बढ़ा करके भी चेक कर लेंगे कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है। मैं अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं ऐसा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछूं, एक मैंने नाम दिया यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, एक लाइन बनाया एक्स वाई, और एक लाइन मैंने बनाया कुछ यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो लाइन है आपका, इसका नाम दे देता हूं मैं एस टी, मुझे बताइए ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं? नितिन अगर आप यस रेखाखंड की सर। बात करें, पहले इसको पूछ लेते हैं फिर आपका मैं आंसर देता हूँ नितिन। तो इन दोनों को क्या कहेंगे सर, इसको अगर हम बढ़ाकर चेक करें, ठीक है, अभी आप सीधे अभी अगर मैं देखूं तो मुझे दिखा सर एक्स वाई और एस टी काट नहीं रहा, लेकिन रेखा है, रेखा तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो रेखा को आप अगर अनंत तक बढ़ाइएगा, तो इसको अगर मैं एस टी को बढ़ाना स्टार्ट करूं, तो मुझे दिख रहा है सर एस टी को जब मैंने सीधा बढ़ाया तो एक्स वाई को आगे जाकर वो काट देगा, ठीक है, तो एक्स वाई को आगे जाकर काट दिया इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे सर एक्स वाई और एस टी ये दोनों कैसे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे सर, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, ये समझ में आया? सभी लोग बताना कि लाइन को बढ़ा करके भी चेक कर लेंगे। चलिए अभी नितिन ने क्वेश्चन पूछा था सर अगर हमारे पास रेखाखंड रहेगा तो क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, एक ऐसा बनाऊं और दूसरा लाइन ऐसे बना दूं, और मैं कह रहा हूं इसका नाम दे दूं ए बी और पी क्यू, मैं पूछूं ये रेखाखंड प्रतिच्छेदी है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, ये रेखाखंड प्रतिच्छेदी नहीं है, क्योंकि नो इसको सर। तो आप नहीं बढ़ा सकते, अब इसको नहीं बढ़ा सकते। तो अगर क्योंकि दिख रहा है सर ए बी क्या है, ए बी एक रेखाखंड है, तो रेखाखंडों की बात करेंगे तो ये रेखाखंड क्या है, प्रतिच्छेदी नहीं है, ठीक है, रेखाखंड प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर हुआ नितिन? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर रेखाखंड की बात करेंगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर रेखा की बात करेंगे तो हम उसको बढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आगे आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, देखो अगर हम कोई दो लाइन बनाए, अगर दो लाइन बनाए जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, तो उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए क्या लिख रखा है, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब
जो नॉन इंटरसेक्टिंग, सीधे लिख दो यहाँ पर, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप लिखोगे सर नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। फिगर कैसे बनेगा, अगर आप फिगर बनाना चाहो तो आप कुछ ऐसा बनाओगे, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, ए बी नाम दे दिया, ठीक है, और एक और लाइन बनाया, इसी के नीचे मैं बना रहा हूं, और इसका नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी क्यू। अब इन दोनों के बीच में आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों को अगर हम देखें तो कितना भी इसको हम बढ़ाएं, ठीक है, ए बी को आप बढ़ा दीजिए दाएं तरफ, क्योंकि आपको पता है सर इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो कितना भी आप बढ़ा लीजिए, कभी काटेगा क्या, नहीं काटता। अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो आप बोलोगे सर अभी किसी भी डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा दीजिए, एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, सर ए बी और पी क्यू, ये दोनों लाइन कैसे हैं, इसको आप कहोगे सर पैरेलल लाइन है, यानी आप इसको कहोगे सर समांतर रेखाएं। क्लियर है, इसको आप क्या कहोगे, समांतर रेखा। समझ में आया, समांतर रेखा कहने का मतलब जो कभी प्रतिच्छेद ना करे, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो सर अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको जो कभी नहीं काटे एक दूसरे को, नॉन इंटरसेक्टिंग, कितना भी बढ़ा दे अनंत तक नहीं काटेगी, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं कोई दो लाइन बनाऊं, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है, समझिएगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो यहाँ पर कौन बनेगा ना, आपको पता है यहाँ पर कौन बनेगा, और इस कोण को हम चांदने की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, अगर नहीं काट रहा है, तो कोण अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर समांतर रेखा के बीच में अगर कोई कोण आपसे पूछे, तो याद कर लीजिए कि समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का बनता है, तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का कोण बनता है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्लियर है इतना, 0 डिग्री का कोण नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, समांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, समांतर, नीचे में पॉइंट आपको एक दिख रहा होगा, समांतर रेखाओं के बीच दूरी सदैव समान होती है, तो आप इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस जो होता है समांतर रेखाओं के बीच वो ऑलवेज इक्वल होता है, और यहीं से इसका नाम पड़ा है समांतर। देखो समांतर मतलब समान अंतर, दो चीज से मिलकर बना है समान अंतर, मतलब दो रेखाओं के बीच का अंतर अगर हमेशा समान रहे तो उसको समांतर कह देंगे, ठीक है। जैसे समझो, अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाऊं और मैं कह रहा हूं ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है। अच्छा नितिन, आपका जो डाउट है कि 180 बनेगा कि 0 बनेगा, अगर कोण पूछा जाए तो आप बोलना सर 0 डिग्री का ही बनेगा, 180 मत बोलना, ठीक है। 180 का केस जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप अगर समांतर रेखा के बीच में कोण पूछा जाए तो आप बोलना 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का केस वाला नहीं होता, ठीक है। और डिटेल में आप आगे जाकर पढ़ोगे तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि सर एंटी पैरेलल जो होता है उसमें 180 बनता है, ठीक है। तो अभी आप 0 बोलो, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में वे बताया जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर बोला जाए दूरी सदैव समान का मतलब क्या हो, सर अगर हम इन दोनों लाइन को देखें और अगर दोनों समांतर लाइन है, तो अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि दूरी 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर दूरी कितने सेंटीमीटर का रहा होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही का ही रहा होगा, इसके बीच का अंतर समान है। अच्छा शायद मेरी स्क्रीन रुक रही है, एक सेकंड रुकिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सही, एक सेकंड रुक जाएगी, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सही है, ठीक है, अभी स्क्रीन सही है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सर दूरी जो होती है वो बराबर होती है, उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होता है। मैं मान लो एक और फिर से अगर दूसरा उदाहरण लूँ, एक लाइन लिया, ठीक है, और एक लाइन और लिया, मैं कह रहा हूँ ये दोनों लाइन कैसा है, समांतर है, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो मैं यहाँ पर बोलूँ ये जो दूरी है हमारा वो 8 सेंटीमीटर का है, तो मुझे बताओगे अगर मैं ए बी की दूरी कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर का, तो मुझे बताइए पी क्यू की लंबाई कितनी रही होगी, ये अगर मैं पी क्यू स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो पी क्यू की लंबाई कितनी रही होगी, आप बोलोगे सर पी क्यू जो दूरी रही होगी यह भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है।
तो आपने बोला था अगर पैरेलल लाइन है तो समांतर होगा, समांतर है तो उनके बीच का अंतर बराबर होगा और वो दूरी हमेशा बराबर होगी, जैसे रेलवे की पटरी। ठीक है, रेल की पटरी को आप इमेजिन कर लीजिए। तो हालांकि रेल की पटरी भी आगे जाके कटती है, लेकिन एक रफ एग्जांपल अगर देखें तो उनके बीच की दूरी कह सकते हैं सर, दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, जो भी दूरी है फिक्स है वो बराबर रहेगी। ठीक है, तो उसको कहेंगे सर इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। क्लियर हुआ इतना? तो समांतर का मतलब समझा, समान अंतर, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बराबर होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन को अगर देखोगे ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की दूरी बढ़ते जाती है फिर घटते जाती है। अगर मैं ऐसे काटते हुए रेखा बना दूं तो दूरी देखिए आप, यहाँ पर काफी कम है, ये दूरी ज्यादा हो गई, ये दूरी बढ़ते गई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, दूरी बढ़ते जा रहा है, देख लो दूरी बढ़ते जा रहा है। जबकि समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में दूरी हमेशा ये बराबर रह रहा है। ठीक है, तो ये दूरी हमेशा बराबर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सीखा कि समांतर रेखा में डिस्टेंस हमेशा सर बराबर होगा दोनों लाइन के बीच में। चलिए, अगला जो कंसेप्ट है सर, समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपण कैसे करेंगे। तो समझिएगा इसको। अगर मैं एक लाइन बना दूं यहाँ पी क्यू, सॉरी एक नाम इसको मैं दे दूंगा अभी। ठीक है, और दोनों छोर पर मैं तीर का निशान लगा दे रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि ये दोनों लाइन कैसे हैं, ये दोनों लाइन है, रेखाएं हैं। ठीक है, पी क्यू लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया ए बी। अब देखिए, हो सकता है कि जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी को, हो सकता है वो थोड़ा टेढ़ा बन गया हो, मुझे समांतर लग रहा है लेकिन समांतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ये दिखाना हो कि सर पी क्यू और ए बी समांतर है, दोनों ही के बीच में एक एक तीर लगा दीजिएगा। तो ये तीर का निशान आपको क्या बताएगा, देखो दो छोर पर जो तीर का निशान है ना, छोर पर जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि सर रेखा है, ये हमारा लाइन है। ठीक है, ये अलग चीज है। और अगर बीच में मैं तीर का निशान बना दे रहा हूँ, तो ये बीच वाला तीर का निशान ये बता रहा है कि सर ये पी क्यू लाइन और ए बी लाइन समांतर है, पैरेलल है। तो बीच वाला लाइन यही बताता है कि सर बीच वाला जो आपने तीर बनाया है, ये तीर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन समांतर है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये लिखेगा इंपॉर्टेंट। आप लिखो सर पी क्यू, यहाँ पर लिख दोगे ए बी, और ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो समांतर का एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, दो लाइन खड़ा लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सर पी क्यू जो है ए बी के समांतर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये जो साइन है वो समांतर का है। ठीक है, तो समांतर यानी पैरेलल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, डबल खड़ा लाइन। ठीक है, अगर मैं दो लाइन ऐसे बना दूं, दो लाइन ऐसे बना दूं, तो यहां पर अगर तीर का निशान मैं लगा रहा हूँ छोर पर, तो छोर का जो तीर है ये बताता है कि हमारा क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो तीर का निशान लगा दिया बीच में, और यहाँ दो तीर का निशान लगा दिया, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, सर आपने जो ये लाइन बनाया एक्स वाई, इसका नाम दे देता हूँ एक्स वाई, और इसका नाम दे दिया मैंने एस टी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जो है वो एस टी के समांतर है। तो यहाँ पर जो दो दो तीर के निशान दिख रहे हैं, तो इससे मुझे पता चलेगा सर एक्स वाई जो है वो समांतर है एस टी के। ठीक है, तो ये समझ में आया लिखने का तरीका, यस और नो? एक्स वाई एस टी के समांतर है, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो खड़ी लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि सर ये दोनों लाइन कैसे हैं, समांतर है। और यहाँ पर दो तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये दोनों समांतर है। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, वेरियस जगह पर हम लोग डायग्राम या फिर आकृति बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि आपको बताया गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को आप फिगर को देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, सर दो लाइन दिख रहा है ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी को देखिएगा ध्यान से, तो दोनों पर एक एक तीर का निशान लगाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ए बी और सी डी कैसे हैं, समांतर है, क्योंकि दोनों पर एक एक तीर का निशान है। तो आपने लिखा सर ए बी जो है सी डी के समांतर है, दो दो खड़ी लाइन बनाई ए बी और सी डी के बीच में, इससे मुझे पता चल रहा है सर ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपको दिख रहा है सर ये ए सी भुजा और जो बी डी भुजा है, इन दोनों के ऊपर आप देखोगे जो सामने सामने की भुजा है, तो इस पे भी दो तीर का निशान लगाया गया, और यहाँ पर भी दो तीर का निशान लगाया गया। तो ये दो दो तीर के निशान जो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो दो तीर के निशान आपको दिखाए गए हैं, तो ये दो तीर के निशान यही बता रहे हैं ये दोनों आमने सामने वाला जो भुजा है ये समांतर है, पैरेलल है। तो इसको आपने क्या लिखा है, आपने लिखा सर ए सी जो है, ए सी भुजा बी डी के समांतर है। ठीक है, तो कुछ ये भी आप सिंबल ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका क्या है, और लाइन पर कैसा फिगर बनाते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ इतना? यूज समझ में आया, कहां पर यूज करते हैं बताइए। देखो इसको क्या करते हैं, और भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक आकृति मैंने बनाया कुछ ऐसा,
एक लाइन में ले रहा हूँ कुछ ऐसे, एक लाइन मैंने कुछ लिया ऐसे, और कुछ एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। देखो यहाँ पर कुछ नाम दे दो आप। इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस टी, कुछ ऐसे। और यहाँ पर देखो सिंबल आपको कुछ ऐसा अगर लगा के दे दिया जाए कि पी क्यू पर एक तीर का निशान लगाया और आर एस पर एक तीर का निशान लगाया, और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ क्यू आर पर एक तीर का निशान लगा दिया, दो तीर का निशान लगाया, और यहाँ पर भी मैं दो तीर का निशान लगा दिया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इस फिगर को आपको देखकर क्या पता चल रहा है? मुझे दिख रहा है सर आपने क्या किया, पी क्यू को देखिए, पी क्यू पर कितना तीर है, एक तीर का निशान है। और आर एस को देखिए तो यहाँ पर भी क्या है, एक तीर का निशान है। मतलब हम कह सकते हैं क्या पी क्यू आर एस के समांतर है? बताइए, पी क्यू आर एस समांतर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पी क्यू लिखने का तरीका क्या होगा? सर पी क्यू जो होगा, चलो इसको मैं ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर पी क्यू जो है आपका, ये लाइन समांतर होगा आपके आर एस के। तो एक तो आपने ये लिखा, दूसरा कंडीशन आप लिख दो, दूसरा और कौन सा लाइन पैरेलल है, दूसरी वाली आप लोग लिखिए। तो आपको दिख रहा है सर क्यू आर पर दो तीर का निशान है, यहाँ पर दो तीर का निशान है ना, और एस टी पर भी दो तीर का निशान है। तो एस टी पर भी मुझे क्या दिख रहा है सर, दो तीर है यहाँ पर। तो क्यू आर और एस टी समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर और एस टी समांतर हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? आप बोलोगे सर क्यू आर जो है वो समांतर होगा एस टी के। ठीक है, तो दो चीज आपने लिखा, सर पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, और क्यू आर जो है वो एस टी के समांतर है। समझ में आया किस तरीके से यूज करते हैं इसको? वेरियस जगह पर यूज करते हैं, अलग अलग डायग्राम में यूज करते हैं। यस और नो? तो एक तीर का निशान जहां पर है वो एक तीर वाले के समांतर होगा, जहां पर दो तीर का निशान है वो दो वाले के समांतर होगा। और ये सिंबल भी आपको याद रखना है कि ये समांतर का साइन है। क्लियर? यस और नो? इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, पैरेलल लाइन के उदाहरण। तो आप कह सकते हो सर क्रिकेट के जो विकेट होते हैं, क्रिकेट में आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखे होंगे, तो क्रिकेट का जो विकेट होता है बिल्कुल दिखता है क्या, इनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। पहला विकेट और दूसरा विकेट के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो क्या कहेंगे सर, इनके बीच का अंतर समान है यानी समांतर है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है, दूरी बराबर है। उसी तरीके से आप इस ग्रिल को देख लीजिए। इस ग्रिल को अगर मैं थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर जो भी लोहे के रॉड है, तो ये सारे रॉड क्या है, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, और इनके बीच की दूरी भी बराबर है। तो समान अंतर है, काट नहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर ये सारे लोहे के जो रॉड हैं, तो ये सारे क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो ये सारे समांतर है। ठीक है, तो समांतर रेखा से मिलते जुलते ये कुछ उदाहरण है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं। इतना अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि लंबवत रेखा क्या है हमारा। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप डी भी लिख सकते हो। बताइए, क्लियर इतना? समांतर रेखा समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो आगे हमारे पास लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। देखो पहले तो आप नोट करो जल्दी से अपने कॉपी में, सर लंबवत जब भी मिलेगा, जब भी परपेंडिकुलर वर्ड दिखेगा, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब कोई दो लाइन एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर काटे, काटे मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा का एक टाइप होगा क्या? हाँ, ये प्रतिच्छेदी रेखा का एक टाइप है। बस अगर कोई दो लाइन अगर मैं ऐसे ही काट दूं, एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, तो आप क्या बोलोगे? सर ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको क्या कहेंगे सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और इसमें बोल दूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारा लंबवत रेखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, लंब है एक दूसरे पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें। और आपको पता है अच्छे तरीके से कि समकोण का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया ना। तो समकोण मतलब सर 90 डिग्री यानी राइट एंगल। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करे, समकोण पर काटे, तो उसको लंबवत रेखाएं कह देंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कह देंगे। अब और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक फिगर पहले पता होना चाहिए कि फिगर कैसा बनेगा। तो एक फिगर मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, दो लाइन में बनाया। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए
मान लो नाम लिखा ए बी और पी क्यू। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर अगर चिन्ह ऐसा लगा हुआ है, अगर ऐसा साइन यहाँ पर लगा हुआ है, सिंबल को ध्यान से देखिएगा, और इसका मतलब आपको पहले से पता है कि सर अगर ऐसा चिन्ह लगा रहेगा तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, आप लोग बताइए। तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में? सो इस चिन्ह का मतलब क्या है 90। कि सर यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, सर ए बी और पी क्यू एक दूसरे को काट तो रही है लेकिन 90 डिग्री पर काट रही है, बताइए। तो ए बी और पी क्यू तो काट रहा है लेकिन कितने डिग्री पर? स्पेशल एंगल पर, 90 डिग्री पर। तो अगर 90 डिग्री पर काटेगा तो हम क्या कहेंगे, सर ए बी पी क्यू पर, या ए बी और पी क्यू लंबवत है, ऐसा लिख दीजिए आप। अभी के लिए ऐसा लिखिए आप, ए बी पी क्यू कैसा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे सर, लंबवत। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर। अब इसको लिखने का कोई सिंबल भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। परपेंडिकुलर या लंबवत का एक सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सिंबल और ये सिंबल जैसे अपने पैरेलल के लिए याद किया ना कि ये पैरेलल का साइन है, वैसे ही ये लंबवत का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है। तो आप यहाँ पर लिखते हो सर ए बी जो होगा वो पी क्यू पर लंब है। क्या बोल रहा हूँ, ए बी जो है वो पी क्यू पर लंब है। और इसको लिखते हैं ए बी लंब पी क्यू। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ए बी पी क्यू पर लंब है, या फिर ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और अगर ए बी पी क्यू पर लंब है तो आप कह सकते हो सर पी क्यू भी जो होगा वो ए बी पर लंब होगा। दोनों ही लिख सकते हैं, ए बी अगर पी क्यू पर लंब है तो पी क्यू भी ए बी पर लंब होगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है तो आप बोलना सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? तो लंब का मतलब क्या, लंब में कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए जल्दी से। लंब अगर मैं बोल दूं तो लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण। हमेशा आप बोलोगे सर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। सर यहाँ पर L1 और L2 के बीच में क्या दिख रहा है, सर ये साइन यानी 90 डिग्री का कोण। तो आप लिखोगे सर L1 जो होगा L2 पर लंब होगा, कुछ ऐसा लिख देंगे, या फिर बोलोगे सर L2 जो होगा वो L1 पर लंब होगा। दोनों ही आप लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। क्लियर? इतना सिंपल था। ठीक है, चलिए ये हमें क्लियर हो गया कि सर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दो उदाहरण ले लूँ, ठीक है, इससे मिलता जुलता मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लो एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे बनाया। यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू और यहाँ मैंने लिख दिया आर एस, और यहाँ पर एक सिंबल बना दिया, कुछ ऐसा साइन बना दिया। पहले बताओ यहाँ पर कोण कितनी डिग्री का बन रहा है? सिंबल का मतलब 90 डिग्री। आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया। दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, कितने डिग्री पर काट रही है, 90 डिग्री पर काट रही है। तो हम कहेंगे सर पी क्यू जो होगा वो लंब होगा आर एस पर। ठीक है, पी क्यू और आर एस लंब है। ठीक है, तो हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सर आर एस जो होगा वो पी क्यू पर भी लंब होगा क्या? बिल्कुल, दोनों ही लिख सकते हो आप, चाहे पी क्यू आर एस पर लंब या आर एस पी क्यू पर लंब। कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बोलो सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप बोलना सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो सर किताब में, अगर मैं कोई भी अपने बुक ले लूं, एनसीईआरटी मैथ का जो बुक है आपके पास उसको लीजिए, तो आपके दोनों ही किनारे जो हैं, ये किनारा और ये किनारा के बीच में आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों जो किनारे हैं एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो सभी जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो आप बोलोगे सर ये दोनों किनारे क्या है, एक दूसरे पर लंब है। कुछ इसी प्रकार से घड़ी का उदाहरण लीजिए। 3 बजे, लास्ट क्लास में बताया था ना कि 3 बजे मुझे बताइए मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ये मुझे बता सकते हो? ये तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर घड़ी में कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा। तो एग्जैक्ट 3 बजे आपको पढ़ाया गया है कि 3 बजे मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री वाले कोण बनेगा तो हम क्या कहेंगे, सर मिनट वाला सुई घंटे वाले सुई पर लंब है, या इसका उल्टा। ठीक है, तो मिनट वाला सुई और घंटे वाले सुई क्या है, एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर कह रहा हूं ना, मतलब दोनों एक दूसरे पर लंब है, मिनट वाला घंटे वाले पर, घंटे वाला मिनट वाले पर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके लिए। अभी एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ तीनों ही चीजें।
आप कहोगे सर पहला क्या था हमारे पास, समांतर रेखा। समांतर मतलब समान अंतर, उनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और इनके बीच का कोण 0 डिग्री का बनेगा। लिखने का तरीका अगर कोई आपसे पूछे तो लिखने का तरीका मैं लिख लीजिए जल्दी से, ए बी, और अगर मैं पी क्यू लिख दूं तो आप लिखोगे सर ए बी जो होगा पी क्यू के समांतर होगा, कुछ ऐसा लिखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटे, एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा और इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी लिखने का तरीका आपको नहीं ध्यान रखना है, बस ध्यान रखिएगा एक दूसरे को काटते हुए गुजरेगी। ठीक है, चाहे बढ़ा करके भी आप चेक कर लीजिएगा। और लंबवत रेखा में ध्यान रखना है, लंबवत मतलब कोण 90 डिग्री का बनेगा। लिखने का तरीका क्या होगा, अगर यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो आप बोल सर L1 जो होगा L2 के लंब है। ठीक है, और यहाँ पर सिंबल हमेशा ध्यान रखेगा कि ऐसा सिंबल या ऐसा चिन्ह बनना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी ऐसा सिंबल लिख जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? चलिए, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से अगर बताइए, अगर सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, और पोल में कुछ क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट कुछ भी आपके मन में अगर सवाल उठ रहा हो तो पूछ सकते हो। चलिए, नहीं तो आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला गया है इन चारों फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि इसमें से लंबवत रेखा कौन सी है। तो पोल ऑन है, आपको बस पहचानना है ए बी सी या डी। थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप क्लास में सारी बातें सुन रहे थे तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे और सही आंसर कर दोगे। तो परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा पहचाननी है इन चारों फिगर में, ए बी सी या डी। बी। अच्छा, बताना नहीं है, निप्पी के नाम से जो बच्चे हो, आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या, या फिर नई आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? नई आईडी सर। नाम क्या है आपका? महेंद्र। अच्छा, महेंद्र आप ही हो, तो आपको तो पता है ना इसको, क्लास इसके रूल, तो आपको बताना नहीं आंसर कभी भी। पोल में जाइए, आप तो आंसर कर रहे हो पोल में सारे, तो सॉरी आंसर सर। कीजिए पोल में। ठीक है, चलिए, आगे से आंसर मत बताइएगा, जो भी मतलब आपको लगता है बोलिएगा नहीं। चलिए, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए, अभी भी काफी कम आंसर आए, इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या? परपेंडिकुलर लाइन पहचानना है आपको, लंबवत का साइन बता दिया आपको। तो लास्ट 5 सेकंड ही रुकेंगे, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन पहचानना है, तो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। ठीक है, ये बोलोगे ना सर, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे या काटे। तो ऑप्शन ए तो काट ही नहीं रहा है, ये साइन दिखा रहा है कि सर ये दोनों कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये तो काटेगा नहीं, तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिख तो रहा है सर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, लेकिन कितने डिग्री पर काट रही है ये नहीं दिया गया है, कौन हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये लंबवत रेखा नहीं है, काट तो दिए, इसको प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं, लेकिन लंबवत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी में दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और इन दोनों के बीच में एक सिंबल बना गया है, एक चिन्ह बनाया गया है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सिंबल जो है, ये सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप बोलो सर ये दोनों लाइन कैसे हैं, लंबवत रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को देखिए, तो यहाँ पर कोण आपको नहीं पता, या फिर साफ दिख रहा है सर यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे सर ये लंबवत रेखा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था। इसमें कोई डाउट हो रहा था कि काफी कम आंसर आ रहे हैं आपके बैच में। ठीक है, तो बैठे मत रहिए, देखिए आपकी रिपोर्ट फिर अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो सारे लोग आंसर कीजिए एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम ट्राई करो आप लोग। ठीक है, सिर्फ क्लास में 5 ही बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट दिखाई जाती है हर क्लास में, तो आप लोग ट्राई करो कि हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्किप मत करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया समांतर रेखाएं कौन सी है। तो 4 फिगर है, चारों में देखिए कौन सा हमारा पैरेलल लाइन से यानी समांतर रेखा है। तो पोल मैं ऑन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है। पैरेलल का साइन आपको पता है, समांतर का मतलब पता है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। अभी मैं यहां से 15 सेकंड और रुकूंगा, 15 सेकंड के बाद इसको एंड करके
इसके अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया ना, पिछले वाले का आंसर क्यों नहीं किया था? ठीक है, सारे का आंसर किया करें आप लोग। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, आंसर चैट में लिख सकते हो, जिनका पोल नहीं आता आंसर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन कौन सा होगा? अगर मुझसे बोला जाए कि पैरेलल लाइन पहचानिए, समांतर रेखा पहचानिए। समांतर रेखा के बारे में याद करो सर, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है, या उनके बीच की दूरी बराबर रहे। तो हम कह सकते हैं सर ऑप्शन ए तो प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, हम कह सकते हैं ना सर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो लाइन एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, तो प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेद ही हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी में भी दिख रहा है सर दो लाइन है और ये दोनों लाइन लंबवत दिख रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, एक पॉइंट पर ये दोनों को काट रही है इस पॉइंट पर, तो कहेंगे सर ये भी प्रतिच्छेदी है, ये भी समांतर तो नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी काट नहीं रहा है, लेकिन इसको आप अगर बढ़ाओगे तो आगे बढ़ाने पर दिख रहा है सर आगे जाकर ये काट देगा, ठीक है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन डी को देखेंगे, तो ऑप्शन डी को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, इन दोनों लाइन को आप बढ़ाकर चेक कर लो, कितना भी आप बढ़ाइएगा तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा था। आप सीधे देखिए यहाँ पर, अगर ऑप्शन डी को देखोगे तो आपको दिख रहा है ना सर, हमारे पास दोनों लाइन के ऊपर एक सिंबल दिख रहा है ऐसा, और ये साइन का मतलब क्या बताया था? इस चिन्ह का मतलब ये दोनों लाइन समांतर है, इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, ठीक है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी समांतर रेखाओं को दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। मान लो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सीधे बोलोगे सर दोनों पर एक तीर का निशान जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों समांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? काफी आसान था, आप सभी का आंसर भी सही था इस वाले में, तो ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बस आपको बताना है कि लंबवत रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कई बार मैंने आपको रिपीट करके बताया कि लंबवत रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। परपेंडिकुलर लाइन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 60 डिग्री? तो जब भी आप परपेंडिकुलर नाम सुनो या फिर लंबवत नाम सुनो, एक एंगल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और जो भी एंगल आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप आंसर कर दीजिए। चलिए, तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ओनली 10 सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 10 सेकेंड है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बढ़िया। तो जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, सभी का आंसर सही था, किसी का आंसर गलत नहीं था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर होने भी चाहिए आपको कि सर लंबवत रेखा, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे उसको हम लंबवत रेखा कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप याद रखना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा, कुछ ऐसा सिंबल रहेगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये लंबवत रेखा का सिंबल होता है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है लंबवत रेखा में, ठीक है, सिंपल सा था, याद रखना परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ये मुझे लगता है कि अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूं, चलिए आंसर कीजिए। तो आपको बताना है कि इन चारों में प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। चलिए, आंसर बहुत जल्दी आ गए आप सभी के, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान है, जो बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, समय बचा सकते हो। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ओनली 10। एक बच्ची और है जिनका आंसर नहीं आया है, दो बच्चे हो तो एक का तो आपका आंसर आता नहीं है, पोल आपके फोन में नहीं आता, तो बाकी एक बच्ची और है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी पोल को एंड किया गया है, चैट ऑन है, चैट में आंसर कर दीजिए। अच्छा, सभी को चैट में करने की जरूरत नहीं है, जिसका ये पोल नहीं आता ना बस वो बच्चे लिख दो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे,
सर प्रतिच्छेदी मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरे। मुझे साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 2 लाइन ऐसा एक दूसरे जो एक दूसरे को को काटते हुए गुजरती है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, चलो ये तो ठीक है, हमें आंसर दिख रहा था सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट को, इस बिंदु का कोई स्पेशल नाम है क्या, और क्या नाम है? कोऑर्डिनेट। नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं नाम है। आपने क्लास किया क्या शुरू से? कोई 2 लाइन एक दूसरे को जो काटेगी तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जहां पर एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद पॉइंट ऑफ बिंदु, ठीक है। इंटरसेक्शन। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं। और महेंद्र आपने जो बोला ना कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट होता है, एक चीज आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो, यस ऑरिजिन सर। से। तो ऑरिजिन क्या होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जब अक्ष की आप बात करोगे ना, तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रही है, तो एक स्पेशल लाइन हो गया जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर काटता है तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, या फिर इसको हम कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। तो अगर एक्सिस रहेगा तो वहां पर आप बोलना सर मूल बिंदु, ठीक है। तो ये हम लोग कभी देखेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, और अभी अपना डाउट पूछ लीजिए आप। हाँ, होमवर्क भेज दूंगा बिल्कुल। हाँ नितिन, आप अपना एसआरएन बता दीजिए, मैं बात कर लूंगा।